हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का आज हम 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको 4.1 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप जब भी कभी हायर स्टडी के एग्जाम में जाएंगे, जब भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, तो आपकी वो छोटी मोटी कमी रह जाएगी। वो जो कुछ कमी रह जाएगी वो इसलिए रह जाएगी क्योंकि आपने एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा। तो इंट्रोडक्शन में से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलता है जो एक्सरसाइज में नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िएगा। वैसे तो मैं आपको ब्रीफ करके यहां पर समझाऊंगा, लेकिन आप लिटरली इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। ओके, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, यूं ही समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर क्या कहता है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हमने पिछले चैप्टर में मैट्रिक्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। तो आप में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ठीक है, एक ट्रीटमेंट हमें समझा दिया, अब उसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, और डिटर्मिनेंट है क्या चीज, क्या है डिटर्मिनेंट। तो मैं इसके लिए आपको 10th क्लास में लेके चलता हूं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा a1x प्लस का b1y प्लस इज इक्वल टू c1, ऐसे ही a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप इसे इज इक्वल टू लिख सकते हो या फिर लेफ्ट में भी लेके आ सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, 10th क्लास में 3rd चैप्टर था, अगर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं तो उनके बीच के बिहेवियर होते हैं 3। यानी या तो वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी, या फिर वो दोनों इक्वेशंस जो है कभी कट नहीं करेंगी यानी कि पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगी यानी कि कोइंसिडेंट। तो अगर मैं बात करता हूं एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कट करने की, तो इस सिचुएशन में एक सॉल्यूशन निकल के आता है। इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशन है ये क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि इसको कहते हैं हम हिंदी में अद्वितीय हल। तो ऐसी सिचुएशन कब बनती है? ये बनती है जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। आपने पढ़ा होगा, बहुत आसानी से पढ़ा होगा। अब इसी सिचुएशन को देखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, a1 b1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। अगर आप इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या बनेगा? a1 b2 माइनस का a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें मुझे एक बिहेवियर दिखता है। वो बिहेवियर मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। वो बिहेवियर बिल्कुल सिंपल है कि यहां पर बिहेवियर ये है कि a1 b2 माइनस का a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वो दो लाइन, दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं ग्राफिकली, और उसका एक सॉल्यूशन होगा, एक सर्टेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ये मैंने आपको रिकॉल करा दी। अब मैं क्या करता हूं, ये जो लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसमें? मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स में। मैं मैट्रिक्स में इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से समझना। आप लिखेंगे ए इज अ मैट्रिक्स जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें मैं लिखूंगा x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट, a1 b1, उसके बाद यहां पर x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट a2 b2। ये मैंने ए मैट्रिक्स बनाई। फिर बी मैट्रिक्स लिखूंगा, और बी मैट्रिक्स में क्या आएगा हमारे पास? c1 और c2। उसके बाद x एक मैट्रिक्स लिखूंगा जिसके अंदर लिखूंगा मैं स्मॉल x और स्मॉल y। आपने कहा कि सर ठीक है, आपने अच्छा लिखा है कि लीनियर इक्वेशंस दो थी, उनको हमने कन्वर्ट करके मैट्रिक्स इक्वेशंस बना दिया, मैट्रिक्स की फॉर्म बना दी। लेकिन ये तो आपने अपनी मर्जी से बनाया ना सर। अगर आप इसकी जगह कोई स्टूडेंट ये सोच ले कि सर आप कह रहे हो कि x का और y का कॉफिशिएंट लिखना है, हम इसे ऐसे लिख लें a1 और b1, हम इसे ऐसे लिख लें b2 और a2, मतलब हम कुछ भी लिख लें, तब भी तो एक मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या अंतर है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैट्रिक्स गलत मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सही मैट्रिक्स है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, गलत और सही कैसे पता चलेगा? हमने भी तो कुछ एलिमेंट्स ही लिखे, आपने भी वही लिखे। तो मैं बता देता हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो एक सिस्टमैटिक वे था जिससे आपने मैट्रिक्स समझी है और सीखी है, उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं इसे वापस पहुंचाना चाहूं तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू
या फिर एफ को ऐसे लिख के दिखाता हूं डायरेक्टली, यहां पर लिखता हूं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन मैंने लिख के दिखा दी। मैंने कहा दिस इज अ रिलेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप कहेंगे करके दिखाइए, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर कैसे, देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है a1 b1 a2 b2। आप कहेंगे x की वैल्यू क्या है, आपके सामने है, यह है स्मॉल x स्मॉल y। आप कहेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है c1 c2। बहुत अच्छा, समझ में भी आ गया। उसके बाद आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, कैसे कराएंगे। आप देखिए पहली मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर 2 रो और 1 कॉलम है। अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आप लिखेंगे a1 x, देखो ना a1 की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर प्लस का निशान b1 y, देखो b1 की मल्टीप्लाई y के साथ। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये r1 की मल्टीप्लाई कराइए, अब r2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो नीचे लिखूंगा यहां पर मैं a2x प्लस का b2y। और ये एक मैट्रिक्स है, मैंने बताया था पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, और जो नई मैट्रिक्स बनती है वो 2/1 की बनेगी। इसका मतलब हो गया C1 और C2 से कंपैरिजन। तो आप देखो, गौर से देखो, अगर मैं इसको इसके बराबर रख दूं तो क्या हमारी ये लीनियर इक्वेशन नहीं आ गई, ये वाली। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को बराबर रख दूं, यानी कि इसको इसके बराबर रख दूं, तो क्या दूसरी इक्वेशन नहीं आ गई हमारे पास, ये वाली। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा ये मतलब हुआ कि लीनियर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का एक सिस्टमैटिक वे है, क्योंकि मैट्रिक्स से लीनियर भी वापस बननी चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बात क्लियरली समझ में आ गई आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है जिसमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है वो हम आगे की एक्सरसाइजेज में समझेंगे कि ये फाइंड कैसे करना है। अभी इस पर स्टॉप कर देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो a लिखा हुआ है, a इज अ मैट्रिक्स, अगर मैं a के ऊपर ऐसे निशान लगा दूं, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बनाने के लिए साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि ये जो एलिमेंट्स लिखे इसको भी इसी साइन के अंडर में रखेंगे, a1 b1 a2 b2। बहुत सिंपल है। अब जब इसके अंडर में रखेंगे तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है। ये है आपका मेन डायगोनल। क्या है ये, मेन डायगोनल। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, a1 और b2 की मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा आपके पास a1 b2, फिर माइनस का निशान लगेगा, और उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल आपके सामने क्या है, आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है ये, आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। अभी मैं और अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, बस यहां पर समझिए, a2b1। अब जरा गौर से देखो, ये सिचुएशन क्या इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन के अंदर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं b1 अपॉन में b2 कर रहे थे, उसी से बना है ये। और मैट्रिक्स में भी तो वही सेम चीज हो रही है। यानी कि आप इस क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। और बस काम वही हो रहा है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, काम वही हो रहा है, काम अलग नहीं है। लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व किया जा रहा है। ओके, तो फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, इस ओवरव्यू को हम बाद में लेंगे। हम कंक्लूजन करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को कि क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, है ना, वो जरूर देखना आप कंक्लूजन इसका। फिलहाल अभी हम कंक्लूजन नहीं देख रहे, अभी इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने कहा लिटरली तो आपको पढ़ना है। जो मैंने बात बताई है वो यहाँ लिखी हुई है, 2 इक्वेशंस है, उसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसके बाद ये सिचुएशन आपने पढ़ी होगी, है ना, ये कहता है ना रिकॉल, याद करें। फिर उसके बाद ये सिचुएशन कैसे आई आपको पता लगी, एंड देन दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कहता है आपसे कि ये जो मैट्रिक्स है, कहता है इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ लिखेंगे, और DET भी लिखेंगे, DETA। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ है ना। डिटर्मिनेंट हैव वाइड एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस। तो डिटर्मिनेंट की बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है, बहुत वाइड है, और इसको हर जगह समझते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम में आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे, आप वहां पर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इंजीनियरिंग में तो आपको डेफिनेटली ये मिलने वाला है। तो साइंस के, कॉमर्स को, ये कॉमन टॉपिक है, सब में मिलेगा। ओके, बाकी इसे आप पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर विल सर स्टडी, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो इसमें लिखा हुआ है। हम आगे स्टडी करने ही वाले हैं, तो मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ेंगे। अगर आगे आपसे कहता है डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ डेफिनेशन है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया डिटर्मिनेंट क्या है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये देखिए कि लिखा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंबल।
कहता है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन बाय दिस, समझ में आया, दिस ए अगर मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर ऐसे निशान लगा दोगे तो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ओके, उसके बाद आप देखो, आप यहां पर देखोगे तो मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करके डिटर्मिनेंट बना देते हैं, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने एनसीईआरटी में निशान लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, मर्जी। क्या कहता है, फॉर अ मैट्रिक्स ए, for a matrix A, determinant of A is read as determinant of A, not modulus of A। नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूं दोबारा से। कहता है कि अगर अगर एक मैट्रिक्स के अंदर आप इस सिंबल को दिखाते हो, इस सिंबल को, ये सिंबल अगर आप दिखाते हो तो इस सिंबल को डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड किया जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोला जाएगा। अब मॉड्यूलस नाम अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। अगर मैंने कहा ये निशान है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। आप कहते हैं ये निशान है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स। और यहां पर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, सर निशान तो एक जैसे हैं, तो मैं बता देता हूं। यहां पर जो मॉड्यूलस है ना बच्चे, मॉड्यूलस वो एक एलिमेंट के लिए यूज होता है, एलिमेंट के लिए। चलो मैं यूज करता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 3 और इसके ऊपर ऐसे निशान लगा दिया, एक एलिमेंट है तो इसे अब मॉड्यूलस बोला जाएगा, मॉड्यूलस। इससे बाहर जब संख्या निकलती है तो ऑलवेज इन पॉजिटिव, यू नो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं माइनस का 3 लिखा है, एक एलिमेंट है तो इससे बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहां पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर तो ये पॉजिटिव था ही, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है लाइक दिस 1 2 3 4, अब ये मॉड्यूलस नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, राइट में मल्टीप्लाई, माइनस का लेफ्ट का मल्टीप्लाई। तो अगर बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ मिल जाए तो वो डिटर्मिनेंट कंसीडर किया जाएगा, और अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वो मॉड्यूलस कंसीडर किया जाएगा। और ये बात का फर्क आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मॉड्यूलस और डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं बता सकते। तो मैंने कहा था अगर मैट्रिक्स ए है, या बोला ए इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सेकंड हाईलाइट करने का काम आ गया। कहता है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव में बैठोगे तो उसमें ये बेसिक चीजें पूछ ली जाती है और आपको नहीं पता होगी। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपको दे रखा है 1 2 3 4 एंड दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो एंड 2 कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती है, एक मैट्रिक्स हो सकती है 1 by 1, एक मैट्रिक्स हो सकती है 2 by 2, एक मैट्रिक्स हो सकती है 3 by 3। तुम्हारी क्लास के अंदर सिर्फ 3 by 3 मैट्रिसेस हैं, 4 by 4 तुम्हारी क्लास में स्टडी नहीं की जाएगी। तो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, जिसमें सबसे ज्यादा ये दोनों मिलेंगी, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर लिखा है 1 2 3 4 5 6 तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कोशिश भी मत करना। ओके, बात समझ में आ गई। ये लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, लिखा हुआ था, एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ, याद रखना। इसको दोनों को रिमार्क को इंपॉर्टेंट बना लेना, हाईलाइट कर देना। कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 1, पहले में दे रखा है 4.2.1 में, अगर एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इज अ मैट्रिक्स और उसके ऑर्डर दे रखा है जैसे कि 3 दे रखा है। तो कहता है बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, यानी कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो 3 ही आ जाएगा। सीधा आंसर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बात समझ में आती है। आगे कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के बारे में अभी तो मैंने बताया था, राइट में मल्टीप्लाई पहले करेंगे, माइनस का लेफ्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने दे रखा है करके, आपको इस एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूं मैं कैसे। अगर मेरे को ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर ये ए मैट्रिक्स होती तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराऊंगा, राइट, ये होता है मेन डायगोनल, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, इसकी मल्टीप्लाई 2 2 4 है ना, फिर माइनस, फिर उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल है तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4, और बीच में निशान किसका लग रहा है, गौर से देख लो, बीच में निशान माइनस का ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 4 एंड दिस इज 8। आप देख सकते हो आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप सेकंड एग्जांपल भी करोगे। अब आ जाते हैं हम अगले पर। अगला कहता है ऑर्डर ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट 3 by 3 का निकालना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके तरीके सिखा रखे हैं, इसको मत पढ़िएगा। मैं आपको डायरेक्ट 3 by 3 का आपको तरीका सिखा देता हूं, उसको सीख लीजिएगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। तो यानी कि अब पढ़ने वाला कुछ नहीं रह गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर थोड़ा सा रह गया, हाँ ठीक है, यहां पर है अगर कोई चीज पढ़ने वाली है तो ये है, दिस इज
रिमार्क। ओके, ये रिमार्क वाला पार्ट जरूर पढ़ना। यहां पर कहता है टू इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि 3/3 में अभी बताऊंगा मैं आपको कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो कहता है इजियर वो होगा जिसमें ज्यादातर जीरो होंगे, वो आसान होता है। कहता है वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ दिस, इसकी बजाय आप इसे यूज करेंगे। ये अभी आपको पता ही नहीं है क्या होगा, अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। थर्ड में क्या रखा है, ए और बी अगर दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, कहते हैं इट इज इजी टू वेरीफाई ए इज इक्वल टू 2b। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इसको इवेल्युएट कर देंगे, इसको इवेल्युएट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो ये 3 रिमार्क्स है, इसे जरूर पढ़िएगा। समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे से जरूर पूछिएगा। अब चलते हैं हम, ये थर्ड एग्जांपल आपका होमवर्क होगा, फोर्थ भी होमवर्क होगा और फिफ्थ भी होमवर्क होगा। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाता हूं और फिनिश करने वाले हैं हम। ये एक्सरसाइज ध्यान से समझना कैसे फिनिश करेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले ए लिख लीजिए, इसे ए लिख लीजिए 2 4 -5 -1 को। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने को कह रहा है, डिटरमिनेंट तो आप क्या करेंगे, ए के ऊपर ऐसे मोड लगा दीजिए और डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5 चौक 20 माइनस का 20। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। मैंने कहा पहले आप मेन डायगोनल्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। मेन डायगोनल्स क्या है आपके सामने, ये 2 और ये -1, ये मेन डायगोनल का हिस्सा होता है। इस हिस्से को मेन डायगोनल बोला जाता है और ये याद रखना, राइट साइड में बॉटम की तरफ जाना क्या होता है, मेन डायगोनल। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में कराई तो माइनस का 2 आया, फिर निशान माइनस का ही लगेगा। फिर सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकेंडरी डायगोनल क्या है आपके पास, -5 और 4। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 20 आएगा। सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस का 20, फाइनल आंसर इज 8। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा आप कर लेंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे cos स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, आंसर बनाएगा। इसकी मल्टीप्लाई राइट साइड माइनस का लेफ्ट साइड, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और साथ साथ क्वेश्चंस करिए। जो मैंने काम दिया है पहले वो करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि थर्ड पे आ गए। आप पहला खत्म करिए, फिर दूसरा फिनिश करिए, दूसरे का दूसरा पार्ट फिनिश करिए, तब तीसरे पे आइए। अब तीसरे पर अगर आप आ चुके हैं तो मैं तीसरे का बता देता हूं क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है थर्ड क्वेश्चन में ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 4 2 और कहता है आपको ये शो करके दिखाओ। देखो लिखा है 2a। 2a का मतलब क्या होता है जानते हैं, एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 की सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 2 4। सिंपल है, बिल्कुल क्लियर। अब आपसे कहता है इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ठीक है, ये 2a तो आ चुका था, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ये निकाल दिया डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा आपको। और डिटरमिनेंट जब लगाएंगे तो निकलेगा कैसे, आपको बताया मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करानी है, ये करा दी मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 माइनस का सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लाई कराई तो 8 की 4 में मल्टीप्लाई कराई, कितना आएगा 32 और फाइनल आंसर माइनस का 28। सिंपल है। अच्छा, उस 28 ही आएगा, नहीं 28 नहीं आएगा, 28 कैसे आ जाएगा भाई, 32 में से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32, 2 लेस करेंगे फिर उसका 6 लेस करेंगे, माइनस का 24 आएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे कहता है 4 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को फोकस करें, देख लो मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, ए का हिस्से को तो देखना है, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई पहले राइट में करेंगे, यानी कि मेन डायगोनल्स की, तो आएगा माइनस का, फिर 4 टू जा 8 आएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 6। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कराने को कह रहा है, 4 के साथ। तो 4 डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू माइनस का 24। क्या इक्वल आ गया, हाँ आ गया। क्या शो हो गया, बिल्कुल हो गया, बात खत्म। अब मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चौथे क्वेश्चन को करते हैं, 2 बार इवेल्युएट करके दिखाऊंगा, इसी सेंस में इवेल्युएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको करने तरीके से देखिएगा। यहां तक क्वेश्चन पहले कवर कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए, देन चौथे के पास चलते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन को जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है और स्टेप्स को पीछे वालों का भी फॉलो नहीं करना है, आप मेरे तरीके से चलेंगे पहले, है ना। आपको क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दे रखी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट पहले ही मैं इवेल्युएट करके दिखा रहा हूं, राइट वाला पार्ट है ना। ए का डिटरमिनेंट निकालना है, 3/3 में ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो आप सबसे पहला काम, आप देखो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं।
आप इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएट R1, आप R1 लेकर इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब ये है कि इसे आप प्लस लिखेंगे, इसे आप माइनस लिखेंगे, इसे आप प्लस लिखेंगे। ये जो R1 दिख रहा है आपको हर बार हर क्वेश्चन में पहले वाले नंबर को प्लस लिखना है, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, हमेशा लिखना है, आप याद कर लीजिए। अच्छा, जब आपने लिख लिया R1 को इवेल्युएट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, करना ये है, पहले आपको पहला एलिमेंट लेना है 1, मेरे साथ साथ लीजिए 1, पॉजिटिव का 1 लेना है तो पॉजिटिव का 1 आ गया। फिर 1 लिया है तो 1 से बने हुए जितने भी रो और कॉलम्स है उसे डिलीट करिए। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए, अगर 1 लिया तो 1 से बना है ये फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट। बात समझ में आती है? एक जो है वो किस में कवर हो रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कवर हो रहा है, इसे डिलीट कर दो, मतलब भूल ही जाओ कि ये है भी। तो बचा क्या, बचा आपके सामने 4 के 4 एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखने हैं 1 2 0 4। बड़ा आसान हो गया, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब उसके बाद मैं ले रहा हूं सेकंड वाला एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा लूंगा, देखो ये लूंगा माइनस का 0। कौन सा, माइनस का 0। फिलहाल 0 है तो लेना पड़ रहा है, लेकिन कोई संख्या भी हो सकती है ना, तो लिखूंगा मैं यहां पर माइनस का 0, माइनस का 0 लिख दिया। अब 0 से बनी हुई रो और कॉलम को डिलीट करना है। देखो फर्स्ट रो तो आपके सामने था ही, 0 फर्स्ट रो में था, क्योंकि रो को सॉल्व कर रहे हैं हम, रो को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम सॉरी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे तो 4 संख्या दिख रही है आपको, वो चारों की चारों संख्या लिखिए, 0 2 और 0 4। दिख रहा है आपको कौन कौन सी संख्या लिखी है। अच्छा, अब की बार क्या करने वाले हैं हम, अब की बार आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे कौन सा नंबर है, आगे आपके सामने नंबर है ये प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने प्लस का 1। अब फर्स्ट रो 1 तो है ही ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो 4 संख्या बची है उसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 0 1 0 0। अब बहुत सिंपल है, जैसे हमने पीछे किया था, मल्टीप्लाई कराना आपको आता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का, फिर उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस का 0, या तो कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही आना है, 0 माइनस 0, ये वैसे भी प्लस का 1 यहां भी करेंगे तो 0 माइनस 0। तो फाइनली आंसर 4 आ चुका है। कैसे इवेल्युएट करते हैं समझ में आया। अब आप कहेंगे सर कि क्या ये फर्स्ट रो की जगह पर हम सेकंड रो से भी इवेल्युएट कर सकते थे, चलो, तो आपको तो ये क्वेश्चन कॉपी पे कर लेना है, यहां तक ऐसे ही करना है। अब इसकी 27 से मल्टीप्लाई कराने को कह रहा है, तो 27 से मल्टीप्लाई करानी है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू में 4, और ये जाएगा 7 चौक 28, 8 हासिल के 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आया, राइट साइड आया। कौन सा साइड आया, राइट साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करानी है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो खुद से तो कॉपी कर लीजिए, अगर सॉल्व कर लिया है तो मैं रब कर रहा हूं इसे, ठीक है ना। और मैं रब करके आपको यही सेम क्वेश्चन दोबारा करके दिखाने वाला हूं। देखो आंसर इसका 4 आया था ना। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं, जो पीछे भी बताया गया है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, मैंने आपको अभी बताया कि आपको R1 की जगह पर R1 ना लेके R2 लेके दिखाते हैं, R2। तो आपको वही सीक्वेंस रखना है बरकरार, और वो सीक्वेंस क्या है ये मैं आगे कोफैक्टर्स बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल, और आपने एग्जांपल पढ़े होंगे तो क्लियर हो गया होगा। अभी आपको याद रखना है कि पहले वाले एलिमेंट को प्लस लेते हैं हमेशा, यहां पर माइनस लेते हैं, यहां पर प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद क्या आता है, माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, ऐसे। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है हमें, और किसी की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब बात ही हम सेकंड रो की कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड रो की बात करनी है, यानी कि सेकंड रो को इवेल्युएट करना है, R2 को इवेल्युएट करना है। तो क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे, इवेल्युएट करते वक्त क्या लिखेंगे आप लिखेंगे माइनस का 0, लेकिन 0 तो प्लस माइनस तो 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड रो को इवेल्युएट करेंगे तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो 4 एलिमेंट्स तो अभी भी दिख रहे हैं, तो इन चारों को लिख लीजिए 0 1 0 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो यहां पर गौर से देखिए, ये लिखा है प्लस का 1, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा है, तो प्लस का 1 लिखा है तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट। देखो प्लस का 1 तो यही आ रहा है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो प्लस का 1 लिख लेते हैं, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट। आपके सामने है 1 1 0 4। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है।
आपको बस इसे लिखना नहीं है, इसको सिर्फ सुनना है और समझना है कि ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद माइनस का 2, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 लिखा हुआ है ना, और माइनस का 2 लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माइनस का 2 एंड फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम डिलीट होगा इस बार, सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो, और कौन सा कॉलम डिलीट होगा, थर्ड कॉलम डिलीट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिलीट होने के बाद क्या बचा, 1 0 0 0। अब जब सॉल्व करेंगे देखो इसका आंसर तो जीरो ही आना है, कुछ भी कर लो आंसर बाहर जीरो है तो जीरो ही आना है। प्लस का यहाँ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 माइनस 0। अब इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0, और फाइनल आंसर 4 आ गया। देखो तो आपको क्या बात समझ में आई, आपको समझ में आया कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेकर चलेंगे आंसर तो एक ही आना है, सेम, अलग आना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी को कहूं कि आपसे कि आप R3 से सॉल्व करके दिखाएं, R3 से, तो आपकी मर्जी है, आप R3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि R3 R1 कैंसिल, फिर R2 कैंसिल, फिर R3 C1 कैंसिल, C2 कैंसिल, फिर C3 कैंसिल। R3 को लेंगे तो R3 को तो कॉमन ले लेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम से इवेल्युएट करके दिखाऊं, कॉलम से, तो मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा भी हुआ है पीछे कि जिसमें ज्यादातर जीरो हो उसे पहले ले लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा अगर जीरो की बात करूं तो इस कॉलम में दिख रहा है मुझे, इस कॉलम में। तो अगर मैं कॉलम से सॉल्व करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव बिहाफ पे देख रहे हो या एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, कोई नियम नहीं अपनाना, आपको मैं फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट कॉलम से इवेल्युएट। तो देखो फर्स्ट कॉलम में भी वही केस चलेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सेम तरीका है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप चेक कर लो, यही आएगा। आप जब इसे देखेंगे तो देखो प्लस का 1 है, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा प्लस का 1। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट लिख लेते हैं, 1 2 0 4। फिर प्लस माइनस का, अब जीरो लिखने के बाद बेटा जो भी संख्या आएगी वो जीरो ही होगी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर आगे प्लस का 0, तो प्लस का 0 लिखने के बाद जो भी होगा वो भी, तो इन दोनों को लिखने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जीरो ही आएंगे ना भाई, आगे वाली संख्या क्यों लिखोगे जब जीरो ही आएगा, जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया 4 माइनस का 0, दिस इज 4। तो ये उसने बताया है पीछे भी कि आप वो संख्या लीजिए जिसमें मैक्सिमम क्या हो, जीरो हो, तो वो आसानी से इवैल्यूएट हो जाता है। वैसे तो सारे ही आसान है। ओके, तो इवैल्यूएट करना मैंने आपको बता दिया, राइट हैंड साइड मैंने आपको बता दिया, आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, अलग अलग डायमेंशन से बताया। ठीक है, आपको कोई भी एक डायमेंशन अपनानी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई ए में करानी है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। बात समझ में आई। अब इसको इवैल्यूएट करना है तो ये कर दिया, 3 ए को इवैल्यूएट, इवैल्यूएट भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस लिखिए, इसे माइनस, इसे प्लस। पहले 3 लिखेंगे, या फिर आप चाहे तो किसको ले सकते हैं, पहले कॉलम को ले लेते हैं, कॉलम आसान है यहाँ पर, है ना। कॉलम लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो पहले 3 लेंगे, फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये चारों संख्या बची, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 माइनस 0, और 36 दिया 108। ये आंसर आ गया, यही हमारा राइट साइड आ रहा था, यही लेफ्ट साइड आ गया। तो मैंने आपको ये शो करके दिखा दिया है, आपको तरीका समझ में आ गया है, बहुत आसान है। सारे एग्जांपल्स करने और सारे क्वेश्चंस करने। देखो 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद से करिए, प्लस माइनस प्लस। आप 6ठा क्वेश्चन खुद से करिए, प्लस माइनस प्लस। किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेकर चल सकते हैं, आप पहली रो को ले लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे करके सॉल्व कर लें, ज्यादा बेहतर है। 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 5वें के तीनों पार्ट, चारों पार्ट करने, ये भी और ये भी। फिर 6ठा पार्ट करना है आपको, इवैल्यूएट करना है। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। पहले आपको करना है राइट में मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई यानी कि सेकेंडरी डायगोनल, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 होता है, बराबर। फिर उसके बाद देखिए 2x की मल्टीप्लाई x में कराएंगे, जैसे सिंपली कराए, 2x की मल्टीप्लाई x में कराएंगे 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 चौक 24। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका, माइनस का 18 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 24 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 24 बराबर में 2x स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, प्लस माइनस की वैल्यू आ गई है आपके सामने। प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि दो वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है एक्स की। यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें से एक एक वैल्यू को रख के चेक भी करना होगा, ध्यान रखना, बिना चेक करे काम नहीं चल सकता। यानी कि अगर आप प्लस का रखना चाहते हैं, प्लस का चेक करेंगे तो ये जगह दो, अगर दो वैल्यूज आते हैं तो चेक करना पड़ता है। तो 2√3 और √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 6 आएगा, माइनस का रखेंगे तो भी 6 आएगा, दोनों वैलिड रख सकते हैं।
अब आपको 8वां क्वेश्चन करना है। 8वां क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, बस इतना नया है, जो आंसर्स पीछे नहीं है सामने ही दे रखे हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे और चेक जरूर करेंगे, अगर प्लस माइनस में आंसर आता है, हो सकता है समटाइम्स दोनों मैच कर जाए, दोनों ही सेटिस्फाई कर जाए, और समटाइम्स दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, तो जो सेटिस्फाई करेगा वो फाइनल आंसर होगा। 8 तक का होमवर्क है, आप करके लेके आएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, जो बहुत ज्यादा टिपिकल और इंपॉर्टेंट है। टिपिकल इसलिए क्योंकि बच्चे इसे सीखना नहीं चाहते और इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड की क्लास में कंपलसरी है, आएगा ही। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए।